तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे पहले बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे मेरे, और उन सारे वीडियोस में 2-3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं क्लास 10th के ऊपर, और बाकी सब तो बहुत सारे क्लासेस के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। और इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, जो हमारा पीछे छूटा हुआ था लास्ट टॉपिक जो था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो देख सकते हैं आप, ओम्स लॉ। क्या चीज़? ओम्स लॉ, ठीक है ना। और ओम्स लॉ होता क्या है, ये क्या बताता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, है ना, इनका डेरिवेशन कैसे होता है, ये इनका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कौन थे, ठीक है। इन सारी बातों को हम एक एक करके सुलझाएंगे और समझेंगे अच्छे से। तो अगर आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको पहले आप देख लें, उसके बाद तब मेरे इस वीडियोस को देखें, ताकि ये जो वीडियो होने वाली है वो उन्हीं दोनों वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उन्हीं दोनों वीडियोस के ऊपर समझ में आई ये थर्ड वीडियो, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस पे, तो ओम्स लॉ पे, है ना। टॉपिक जो हमारा है सीबीएसई क्लास 10 का फिजिक्स का टॉपिक है, चौथा या पांचवा टॉपिक होगा फर्स्ट चैप्टर का, तो ये है ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा समझना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं बोला था इलेक्ट्रिक सर्किट में आगे की वीडियोस में कवर करूंगा, तो ये हमारा अधिकार है कि इसको पहले कवर करें। ये होता क्या, इसको समझे पहले, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, सर्किट का मतलब समझ सकते हो, ये कोई नेटवर्क है। क्या है? तो नेटवर्क है। फोन का नहीं नेटवर्क बोल सकते, ये कैसा नेटवर्क है, तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क which connects the wire, the cell और बैटरी, है ना। ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, जो कि क्या कनेक्ट करता है, एक वायर को कनेक्ट करेगा, एक बैटरी को कनेक्ट करता है, एंड ऑल अदर इलेक्ट्रिकल बोल सकते हैं अप्लायंसेस, ठीक है। ये क्या होता है, तो एक प्रकार का नेटवर्क होता है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है, जो कि बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे कि एक मैं वायर दे दूं, है ना, एक मैं, जैसे आप सिंपल ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क आप खुद बना भी सकते हैं, है ना। तो कैसे बनता है ये ध्यान दें, ठीक है। हाउ, क्वेश्चन है हाउ you can create an electric network और इलेक्ट्रिक सर्किट। आप इलेक्ट्रिक सर्किट आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक वायर की आवश्यकता है, एक किसी पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता है, वो या फिर सेल हो सकता है, या फिर आप ले सकते हैं स्मॉलर बैटरी, है ना, एक बैटरी ले सकते हैं। अब क्या है, अब आगे ध्यान दें, आगे क्या है कि क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसको इस वायर के थ्रू, पोटेंशियल के थ्रू, स्विच के थ्रू, ये सब का कनेक्शन जो होता है, एक प्रकार का नेटवर्क होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सेल ले लिया, है ना, यहाँ पे एक कोई सेल ले लिया, पॉजिटिव इंड, निगेटिव इंड, ठीक है, पॉजिटिव इंड, निगेटिव इंड, यहाँ पे हमने लगा दिया एक स्विच, ठीक है ना, ये है आपका स्विच, और हमने इसमें कनेक्ट कर दिया क्या चीज, एक कोई बल्ब, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया रियोस्टेट, ठीक है। तो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गई। ये क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, एक प्रकार की नेटवर्क होती है। कैसा? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़ सकते हैं वायर के थ्रू और एक पोटेंशियल स्विचेस के थ्रू, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे इस पे कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा इस चैप्टर के अराउंड, है ना। जो भी सिंबल्स यूज होने वाले हैं आपकी क्लास 10 साइंस में, फिजिक्स के अराउंड, उनको सारे मैं एक एक करके बताता रहता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर देंगे अगर हो सके तो, ठीक है। तो सिंबल देखें आप सबसे पहले, ठीक है, इसको मैं रेस करता हूँ, चलिए अब सिंबल देखते हैं हम। तो सिंबल क्या क्या यूजफुल है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो हम बस देखेंगे, सारे चैप्टर का सिंबल नहीं देखेंगे, जो भी इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे उन सारी चीज़ों का
सिंबल देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले बताता हूं मैं वायर। वायर का सिंबल होता है स्ट्रेट। ये क्या है प्रकार का वायर हो सकता है ना। आप बोल सकते हैं बल्ब, बल्ब या फिर रेजिस्टेंस, है ना। अभी होता क्या है रेजिस्टेंस, आगे अभी ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी बस आपको थोड़ा याद करना है ना, थोड़ी याद करने वाली थिंग्स है। तो आगे चल के हम एक एक करके सारी चीजें कवर करते हैं। तो वायर तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तार, है ना। बल्ब या फिर रेजिस्टेंस, बल्ब तो बोल दिया मैंने, बल्ब तो पता है सर, बट रेजिस्टेंस नहीं पता, है ना। तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बना सकते हैं बल्ब, है ना। या फिर रेजिस्टेंस, बल्ब क्या होता है प्रकार का, रेजिस्टेंस है ना। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, बल्ब तो ऐसे लिख लो, बल्ब क्या है, बल्ब ये है आपका और ये क्या है आपका, तो इधर लिखने हम क्या चीज, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, क्या चीज, तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, कैसा, ऐसा। अब बात करते हैं किसकी, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, किसकी, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी करेगा, है ना। तो क्या होता है, ये कुछ ऐसा सिंबल होता है इसका, है ना, सिंबल ऐसा और प्लस ये वेरी करता है, ठीक है। उसके ऊपर एरो लगा देते हैं अपन, ठीक है ना। सारी सिंबल को ध्यान देते जाएंगे आप। अगला पॉइंट जो है वो आप बोल सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सॉरी, पोटेंशियो को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, है ना। तो वोल्टमीटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वोल्टमीटर कुछ ऐसा होता है, कैसा, तो एक सर्कल बना दिए, सर्कल में भी लिख दिया, दोनों तरफ कनेक्शन कर दिए, है ना, दोनों एंड से कनेक्शन करने के लिए। अगला है एमीटर, ठीक है। तो एमीटर कैसा होता है, सेम सिंबल, इसका भी बस ए लिखा होता है ना। एक होता है आपका मिली एमीटर, तो मिली एमीटर में स्मॉल एम लिखा होगा, माइक्रो होगा तो उसमें क्या लिखा होगा, माइक्रो ऐसा होता है ना। तो माइक्रोमीटर कुछ ऐसा होता है, लिख लें माइक्रो, माइक्रो एमीटर, है ना। तो माइक्रोमीटर कैसा होता है, तो कुछ ऐसा, है ना, ऐसा। अगर यहीं पे बात करें मिली एमीटर की, है ना, तो मिली एमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ना, तो माइक्रो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। ये सारी चीजें आपको एक ही करके पढ़नी है आगे चल के, है ना, बट फिर भी अभी याद करना होगा आपको गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका क्या होता है, तो जी, है ना, इधर आपका दोनों तरफ वायर निकले होंगे, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स इधर हो गए, कुछ सिंबल को मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए सारे सिंबल, और सारी चीजें आपको याद करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंबल्स इधर हो गए, 9, है ना। 9 में क्या देखें अगर अपन, सेल, किस चीज को, सेल को। तो सेल का सिंबल क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड और एक छोटा वाला नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड दोनों, ये सेल देखा है ना आपने, है ना। तो एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। अब देखें 10 बैटरी को, किसको, तो बैटरी को, है ना। तो कनेक्शन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ये क्या बोलते हैं, तो बैटरी बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये मान लो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सारे की यहाँ 3 सेल्स है, तो 3 सेल मिला क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। 11 पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो 11 पॉइंट पे हमारा है रियोस्टेट, क्या चीज, रियोस्टेट, है ना। तो रियोस्टेट का भी सिंबल कुछ ऐसा ही होता है जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, बट ये कुछ अलग डिवाइस होती है ना, सिंबल वही रहेगा। तो आगे बात करते हैं, 11 हो गया हमारा, है ना। 12th पॉइंट है आपके पास, क्या थी, सारी चीजें तो हो गई। हमारे पास स्विच है ना। स्विच 2 प्रकार के आते हैं, 1 वे स्विच, है ना, 1 वे स्विच। तो 1 वे स्विच का क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और आपने 2 वे स्विच तो दिया ही नहीं होगा, आपने 2 वे स्विच नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है 2 वे स्विच, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही।
अब हम देखें अगर ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है, तो अब क्या देखने वाले हैं हम, ओम्स लॉ। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स के लिए। जैसे सीबीएसई एग्जाम्स में हर बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं और बनते ही रहेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का ही जो है वो किंग है, किंग बोल सकते हैं, है ना। इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, कैसे भी किसी तरह भी क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसके फॉर्मूले पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, ये एक प्रकार का नियम है ना, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके ऑब्जर्व करे हुए हैं और इस ऑब्जर्वेशन को चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है ना। तो जो ओम्स लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले 1828 में, किसमें, तो 1828 में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था। 1828 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके किसके द्वारा, तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। और जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि ये जो हमारा ओम्स लॉ है, इट विल गिव a relationship between the potential difference across the circuit, to the इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या बताएगा, तो ये एक प्रकार का रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस आप पढ़े ही है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े ही है, और उन्हीं दोनों के बीच का क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है। तो इट विल गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट में सॉरी करेक्ट लिख दिया हमने, करंट है ना। ये इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बताता है, एक प्रकार का रिलेशनशिप बताता है कि दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। और उस संबंध को हम क्लियर करते हैं वो है क्या चीज, तो इन्होंने बताया एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर, जो भी फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर आपका है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आसपास की जितने भी कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट हो, देन पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit, potential difference across the circuit will directly proportional to electric current in the circuit, electric current in that circuit। यानी कि इन्होंने बताया कि अगर सारी चीजें किसी पॉइंट पे, किसी एक, मान लीजिए मेरा क्लास है ना, और इस क्लास में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला हूँ तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वही रह रहा है। समझ रहे हो आप लोग, जितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ना घटना नहीं चाहिए, 1-2 डिग्री चल सकता है ना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरी करा दे तो नहीं चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा फिर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जैसे जैसे ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रह रही हैं, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, तो इलेक्ट्रिक करंट के उस सर्किट में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैथमेटिकल अगर देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाएगा तो मैथमेटिकल क्या हो जाएगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या चीज कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये तो हमारा स्टेटमेंट है, ये तो हमारा क्या है, ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ स्टेटमेंट, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है ना। बट अगर देखा जाता है मैथमेटिकली, है ना, तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आती है इसी चीज को
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो इलेक्ट्रिक करंट के I के, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो यहाँ क्या आता है कि V इक्वल टू R इंटू I, ठीक है ना। और R क्या होता है यहाँ पे, R क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी, जैसे आप 9th में पढ़े होंगे कैपिटल G है ना, क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर, वहां पे आता कैपिटल G, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आ गया क्या चीज, लेकिन वहां पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, फिक्स थी, वहां पे जो वैल्यू थी वो फिक्स थी। अब यहाँ पे क्या देखें, फिक्स होती है या फिर नहीं होती है, जो भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं हम। तो यहाँ पे देखा हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू I इंटू R या फिर R इंटू I, जहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। आएगा समझ में। तो यहाँ से फॉर्मूला मिला हमें क्या चीज, कि V इक्वल टू R इंटू आई या फिर I इंटू R, और यही फॉर्मूले को बोलते हैं ओम्स लॉ फॉर्मूला, है ना। ये ओम्स लॉ ने दिया था, ओम्स ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, और बोल दिया कि क्या होगा, ये मेरा नियम है, यानी कि ओम्स लॉ का नियम है। इस नियम में क्या बताया गया, तो अगर सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो, ठीक है, जो भी चीजें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, यही सारे मिल रही हैं, तो वो सारी चीजें अगर कांस्टेंट होती हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का दोनों एंड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। इट मींस दैट कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे ही कहीं कहीं हमारा करंट क्या होगा, उसी रेशियो में, लीनियर के फॉर्म में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वैसे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो अगर देख रहे हैं हम यहाँ से मैथमेटिकल, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो हमें एक फॉर्मूला मिला, और फॉर्मूला क्या था, ओम्स लॉ का, है ना, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ फॉर्मूला। क्या चीज, ओम्स लॉ इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर फॉर्मूला बोलते हैं हम, है ना। कि ओम्स लॉ की द्वारा दिया गया फॉर्मूला यही था, 1828 में दिया गया। और ये जर्मन फिजिस्ट थे, है ना, जो ओम्स थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपको बस एक प्रकार से प्रूफ करके नहीं मिलेगा थ्योरेटिकली, है ना। जब हायर क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो इसका अच्छे से एक डेरिवेशन है, प्रूफ है, जिसमें ये फार्मूला लास्ट में निकल के आता है, ठीक है ना। तो अभी क्या देखें हम कि ओम्स लॉ का फार्मूला क्या था, कि V इक्वल्स टू क्या था, I इंटू R, यही तो था, V इक्वल टू आई आर, या फिर R इक्वल टू V बाई I, है ना, या फिर I इक्वल टू V बाई R। तो इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके आप सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये जो है आपके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिनको आप लाइफ टाइम तक यूज करेंगे जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स का कौन सा पार्ट, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक इसको यूज करने वाले हैं अपन। तो अब क्या देखें हम कि R क्या था, V तो था हमारा क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अक्रॉस द वायर या फिर दोनों जो भी था, और I क्या था, तो करंट था हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट था। R क्या आया, तो R एक प्रकार का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, जिसको हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। क्या बोला, तो रेजिस्टेंस, है ना। अब एक्चुअली ये है क्या, रेजिस्टेंस, है ना, ये चीज है क्या, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी चीज की जिससे करंट पास होता है ना। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है। क्या करती है, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो होता है उसका क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं यहां से कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या होता है ये, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं वायर, है ना, ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current
इन द वायर, है ना। या क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जो कि क्या करती है, अपोज करती है ना, किसका, फ्लो ऑफ करंट का। जैसे इधर से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ना, करंट का फ्लो इधर से हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ये मान लो कि वायर है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, क्या करंट है ना, तो क्या करेगा, ये अपोज करेगा किसका, तो जो भी करंट उसके द्वारा फ्लो हो रही है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं यहां से कि इट इज अ मेजरमेंट ऑफ, it is a measurement of opposition of it is a measurement of opposition of electric current flows through wire। इसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, एक प्रकार का मेजरमेंट होता है इसका, कितना ये अपोजिशन कर पा रहा है, ठीक है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें हम और चल के आगे, ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि अगर कोई भी आपके पास फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हैं, उस चीज की डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे पूछिए व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ, है ना, रेजिस्टेंस इज अ ratio of potential difference across ends of the wire to the current flow through the wire। क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चल के एक बात और है कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, तो एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम बात कर रेजिस्टर्स, क्या चीज, रेजिस्टर्स, है ना, रेजिस्टर्स, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है जिसमें करंट पास कर रही हो, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर जिसमें ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो, जिसमें ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जिसके अंदर भी हो, वो चीज आपके करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोली जाएगी, तो वो चीज रेजिस्टर बोली जाती है। जैसे वायर, है ना, बल्ब, फैन, ठीक है, ठीक है, या फिर जो भी कुछ है अप्लायंसेस जितने भी हैं उनके पास कुछ ना कुछ उनका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रेजिस्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बातें हो गई। अब हम बात करें कि रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रजिस्टर पढ़ लिया, अब इसकी यूनिट को पढ़ते हैं, हम अच्छे से ध्यान देते हैं, ठीक है ना, इसके यूनिट को पढ़ते हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से, इसके यूनिट को, है ना। तो एक प्रकार की तो यूनिट यहाँ से भी बन सकती है, क्या चीज, है ना, जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हैं, R = V/I से यूनिट बन जाएगा, क्या चीज, तो वोल्ट, इसका तो पढ़ा आपने, वोल्ट पर एम्पीयर, वोल्ट पर एम्पीयर, है ना, वोल्ट पर क्या हो जाएगा, एम्पीयर। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या रख दिया कि ये जो लॉ रहेगा वो ओम्स लॉ रहेगा, और साथ ही साथ जो इसकी यूनिट रहेगी रेजिस्टेंस की जो हमने खोजा है वो क्या रहेगी, तो हमारे नाम से रहेगी, दैट इज ओम, है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पीयर बोले या फिर क्या बोले, ओम बोले। एंड ओम इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, रिप्रेजेंटेशन देख लो आप, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो ग्रीक वर्ड से होता है, कैसा, तो ग्रीक वर्ड, है ना, एक प्रकार का क्या है ये, तो ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड क्या है, तो ओमेगा बोलते हैं उसको ग्रीक में, है ना। और उसका सिंबल क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है ये कुछ ऐसा, दिख रहा है आपको, है ना, अगर नहीं दिख पा रहा है तो फिर इधर देख लो आप अच्छे से, क्या होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्रकार की यूनिट है किसकी, तो वोल्ट पर एम्पीयर बोल सकते हैं, यही चीजें दोनों सेम है। या फिर हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट में बात करें अगर हम, है ना, कि इस चीज को कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करें, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करें, ताकि हमारा आंसर जो करेक्टली आ जाए। और साथ ही साथ इस पे बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, है ना, उस पर एक करके हम बात करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लें आप। अब देखते हैं हम कि हाउ यू कैन डिफाइन 1 ओम, है ना। जैसे आ गया आपने डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करें भाई, है ना। तो हमने फॉर्मूला अभी देख लिया, और फॉर्मूले में क्या देखा हमने कि जैसे ही R = फॉर्मूला आया था V/I,
आई, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाई आई, या फिर I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, और ये चीज जो होनी है 1 लानी है हमें। क्या लानी है? तो 1 ओम लानी है। तो 1 ओम लाने के लिए इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी V इक्वल टू आई होना चाहिए। ऐसे तो बोल सकते हैं V इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। इसका मतलब ये है तभी ये 1 ओम आएगा, है ना। V इक्वल टू आई बट नॉट इक्वल टू 0, है ना। V इक्वल टू आई हो बट 0 ये नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए इसकी। 0 नहीं कर सकते हैं तो 0 कर देंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी इसकी। तो हमें क्या करता है? V इक्वल्स टू आई लाना है, दैट मीन्स क्या करते हैं? इसको 1 कर दें, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 1 वोल्ट और नीचे हो जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? ध्यान समझे कि अगर कोई वायर है और इस वायर के दोनों एंड्स पे क्या कर रहे हैं हम? 1 वोल्ट की बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 वोल्ट की बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई कर दे रहे हैं, यानी पोटेंशियल क्या हो गया? इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट अप्लाई करने पे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम होगा, है ना। बोल सकते हैं कि इसको कि 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ohm of resistance can be defined as if 1 ampere of current flowing through the wire on applying potential difference of 1 volt, कितना वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across its ends, है ना। इसका मतलब क्या कि 1 ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो किसी वायर से कब? जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? तो 1 ओम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1 तो हो गया हमारा। और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? जैसे आपको V दे दिया, I दे दिया, R निकालना पड़ गया, है ना। R दे दिया, I दे दिया, V निकालना पड़ गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, V दे दिया, R दे दिया, I निकालना पड़ गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे, है ना। बट इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है ना। ऐसे दे दे तो छोटा बच्चा कर देगा, वो तो क्लास 5th का, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो आएंगे वो सीरीज पैरेलल पे आ सकते हैं। और फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है, किस किस चीजों पे क्या क्या चीजें चेंज करने पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वैरी करेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो हम उस चीजों को बाद में इसके अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी जो है हम इस टॉपिक को, इसका ग्राफ एनालाइज करते हैं और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो पहले आप फिगर पे ध्यान दें। और ये आपकी ये जो ओम्स लॉ टॉपिक है ना, वो एक प्रकार का आप लोग का प्रैक्टिकल टॉपिक है ना। अगर आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में है ना, या फिर जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे करें परफॉर्मेशन, ठीक है। तो उस परफॉर्म को देखिए यहाँ पे कैसे, ध्यान दें यहाँ पे, है ना। अब तो मतलब ओम्स लॉ एपरेटस आ गया, इसको रेज कर रहा हूँ मैं। अब तो क्या है कि ओम्स लॉ एपरेटस आ गया है, तो एपरेटस से सारी चीजें हो जा रही हैं, है ना। बट बेसिकली अगर जो करना हो आपको, तो इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप एक वायर लेंगे। क्या लेंगे? तो वायर लेंगे, है ना। अब उस वायर के द्वारा किसी भी एक रेजिस्टेंस को, वायर का तो खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, बट बाय द वे कोई एक आपने बल्ब लगा दिया, इसमें क्या लगाया? बल्ब लगा दिया, है ना। बल्ब तो लगा दिया, अब ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्या चीज? तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मान लो V, है ना, V वोल्ट अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें हम क्या लगाते हैं, और बहुत सारी चीजें लगानी बाकी हैं। तो हमें क्या लगाना होगा? स्विच लगाना होगा। और क्या लगाना होगा? तो हमें एक एमीटर लगाना होगा, है ना, एमीटर लगाना होगा।
जो कि सीरीज में लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अराउंड हमें वोल्टमीटर लगाना होगा फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस। और क्या लगाना होगा, तो रियोस्टेट लगाना होगा। क्या चीज, रियोस्टेट, है ना, ये रहा। तो ये एक प्रकार का फिगर हो सकता है, आप ऐसे कनेक्शन करेंगे, है ना, जैसे भी जाएंगे तो आप ऐसे कनेक्शन करने होंगे आपको, ठीक है। ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है, ये हो गया बल्ब, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टर। बल्ब में क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टर। ये हो गया आपका वोल्टमीटर, ये हो गया आपका स्विच, है ना। बुक्स में ऐसे ही बनाता है ना, इसको ध्यान देंगे। चलो इसी को मैं एक बार समझ लीजिए, और एक बार ऐसे ही बनता है, स्विच ऐसा भी होता है ना। जब इस पे आके ये लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है ना। तो अभी ये स्विच क्या है, ओपन है, जैसे डॉट नहीं लगाया हूं तो स्विच क्या है, ओपन है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने स्विच को लगाया, है ना, जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्लोज्ड स्विच। और जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ये रहा करंट की फ्लोइंग, ठीक है ना। और एक बार मैं और बताना चाहूंगा, मैं अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दे इस टॉपिक पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसी चीज में इसको कवर करता हूं मैं, थोड़ा सा है, बस छोटा सा टॉपिक है एक प्रकार का। तो इस चीज को हम देखें अच्छे से, अगर तो सर्किट में ध्यान दिए, सर्किट बन गया आपकी, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बन गया। तो सर्किट के अलावा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बाहर में, कहाँ, तो बाहर में, है ना। तो बाहर में किधर से किधर, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होता है ना। तो करंट आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सेल, सेल बोलते हैं, है ना, यानी सेल के बाहर में जो करंट की फ्लोइंग होती है किधर किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, थोड़ी मार्कर चल नहीं रहा है यार ये, है ना। क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव, किधर से किधर, तो करंट की फ्लोइंग है सेल के बाहर, सेल इतना ही है, सेल के बाहर की तरफ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, देखो पॉजिटिव से निकला फिर निगेटिव पे आके ऑब्जर्व हो गया, है ना। अगर बात करें कि करंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर या फिर बैटरी के अंदर, तो जैसे ही ये करंट इधर से इधर आता है वैसे ही ये इधर से इधर इंटर कर जाता है ना, एक क्लोज पाथ बनाता रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, यानी कि आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज में, है ना। अगर इस फिगर को देख कर तो बाहर में पॉजिटिव से निगेटिव, अंदर में क्या हो जाएगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये तो करंट की बात हो गई, किसकी, तो इलेक्ट्रिक करंट आई की बात हो गई, है ना। अब हम बात करें करंट की, तो बात हमने देख लिया, हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी तो करंट फ्लो होगा, जैसे ही चार्ज की फ्लोइंग होती है वैसे ही करंट की फ्लोइंग होगी, है ना। लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। जिधर आपका करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है, यानी कि चार्ज की फ्लो होती है, ठीक है ना। क्या होता है, तो चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो अब देखने वाले हैं किसको, तो इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने क्या देखा, करंट आउटसाइड द सेल, अब हम क्या देखें, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, है ना। तो सेल के बाहर में करंट ये था, सेल के बाहर में करंट किधर था, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ था, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, सेल के बाहर में निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, अपोजिट होगा ना, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रॉन सेल के बाहर में अपोजिट होता है, यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम देखें कि आउटसाइड में देख लिया हमने, इनसाइड में देखें, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सेल, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
है ना। ये इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई इस पे डेरिवेशन या फिर कोई चीज ऐसा नहीं पूछेगा, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके बोर्ड्स में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अलाउ कर दिया है स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, तो एमसीक्यूज होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर होंगे, तो उसमें सब ऐसे बातें पूछे जा सकती हैं, ठीक है। और जो भी छोटी छोटी बातें होती है उसमें पूछी जाती है ना। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे, किस पे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे, ठीक है। इसको रेस करता हूं मैं और चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे। चलो, तो अभी हमने देखा क्या कि जैसे ही हमने इस सर्किट को ड्रॉ कर लिया, सर्किट को आपको खुद बनाना है, सारी चीजें अपने आप खुद से कनेक्ट करनी है, और जब कनेक्शन कर देंगे आप, है ना, तो ये क्या है, रियोस्टेट, रियोस्टेट हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया आपका कनेक्टिंग वायर, क्या चीज, तो कनेक्टिंग वायर, ये क्या है प्रकार का, तो कनेक्टिंग वायर है। अब यहाँ पे देखा गया है कि जैसे जैसे हम क्या करें, करंट को, वोल्टेज को बढ़ाएं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को रेगुलेट करके बढ़ाएं, है ना, तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है कि कहीं वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो इंक्रीज करेगी, है ना। तो ऐसे है कि एज वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे इंक्रीज करेंगे, सो हमारा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ V ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो रीडिंग ऑफ क्या होगा, V की जो रीडिंग होगी, जैसे ही पोटेंशियल ज्यादा बढ़ाएंगे तो V क्या होगा, और बढ़ जाएगा, V क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, V बढ़ गया, अब हमने क्या देखा है कि V बढ़ गया तो क्या I भी बढ़ना चाहिए, V बढ़ गया तो क्या I भी बढ़ना चाहिए, है ना। अगर V प्लस थोड़ा सा चेंज हो जाए, V प्लस 1 हो जाए, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, I प्लस 1 हो जाना चाहिए, यानी कि लीनियर फॉर्म में बढ़ना चाहिए, क्या चीज, तो लीनियर फॉर्म में। जैसे ही आप पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे, तो जैसे ही जितना पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना ही वैल्यू में करंट भी बढ़ेगा, आई बस समझ में, जितना आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना ही वैल्यू में करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि V बाई जो I मिलने वाला है, V बाई जो I मिलने वाला है, देखो V बाई I, तो जैसे हमने क्या अगला निकाला, तो R इक्वल टू V प्लस 1 अपॉन I प्लस 1, है ना, तो ये भी 1 ही है, ये भी क्या आएगा, सेम आएगा वैसे ही, क्योंकि दोनों में एडिशन हुआ। तो ऐसी हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या मिलता रहता है, कांस्टेंट मिलता रहता है। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ से कि एक टेबल में बनाऊं, एक यहाँ पे एक मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ, और टेबल के द्वारा आप समझेंगे अच्छे से। एक एक रीडिंग लेता हूँ, 5 ऑब्जर्वेशन 5 रीडिंग लूंगा, और उन 5 चारों ऑब्जर्वेशन 4 ले लेते हैं, है ना। इसमें एस नंबर है, इसमें वोल्टमीटर की रीडिंग है, इसमें करंट की रीडिंग है, और यहाँ का रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, ये दिख पा रहा है आपको। अब देखिए, पहली रीडिंग हम लें, दूसरी लें और तीसरी लें, 3 रीडिंग लेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, देख लेंगे एक करके। तो हम देखते हैं क्या चीज की, जैसे हम पोटेंशियल लगाए 2 वोल्ट का, है ना, तो हमने क्या देखा, करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, है ना। ये किस में है, वोल्ट में है, और ये किस में है, तो एम्पियर में है ना, और ये किस में है, तो ओम में आएगा। तो जैसे हमने वोल्टेज लिया, इनिशियल वोल्टेज 2 वोल्ट का, तो वैसे ही रीडिंग क्या आएगी एमीटर में, जैसे इसमें क्या दिखाया, 2 वोल्ट दिखाया, तो इसमें कितना दिखाएगा, 4 वोल्ट। इसका मतलब कि R इक्वल टू जो है V बाई I करें, तो V बाई I करने पे तो 2/4 आएगा, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 ओम, क्या आया, 0.5 ओम आ गया। अब देखो, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको 2 से क्या करते हैं, 4 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 8 हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे इस चीज को समझने के लिए अच्छे से। तो ऐसे जैसे इसको हम इंक्रीज करेंगे, या फिर 3 कर दिए, है ना, जैसे इसको 3 किए, वैसे ये क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसका मतलब कि 3/6 इक्वल टू फिर भी 0.5 आ गया, है ना। ऐसे ही अगर ये 8 कर दें तो क्या हो जाता है, तो 16 हो जाता है ना। 8/16 V बाई I, तो भी क्या होता है, 0.5 आ जाता है। तो बार बार जो रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता, तो कांस्टेंट मिलता है। तो R जो है ना, R इज रेजिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज फिक्स्ड, does not vary with potential difference और करंट। ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वेरी नहीं करता भाई। कब रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना, ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो हमने क्या देखा, जैसे इसको इंक्रीज करा वैसे भी इंक्रीज किया, लीनियर फॉर्म इंक्रीज कर रहा है, जितना ये हुआ उसके दुगना ये हो गया, जितना हुआ उसके दुगना ये हो गया, यानी कि लीनियर फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, है ना, अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, तो v को इस पे ले लें, क्या कर दें, v को इस पे ले लें और i को इस पे ले लेते हैं। तो v क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये हमने लोकेट कर दिया। इधर भी अगर लोकेशन करते हैं तो इधर 2 4 6 8 10 12 है ना, इधर 14 और इधर आपका 16। तो जैसे यहाँ पे लोकेट करेंगे, क्या है, एम्पियर में है और ये क्या है, तो वोल्ट्स में है। तो अब क्या देखा हमने, जैसे इसको लोकेट करेंगे ग्राफ पे, तो 2 वोल्ट, यानी कि वोल्ट क्या है, 2 है, हाँ 2 हो गया, है ना, और ये क्या है, तो यहाँ पे आ गया, है ना, जो पहला ऑब्जर्वेशन अब कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वोल्ट किस पे है, तो 2 पे है ना, करंट 4 है तो यहाँ पे आ गया। दूसरा, तो करंट वोल्ट 3 है और ये क्या हो गया, तो 6 हो गया, यानी कि कहीं कहीं यहाँ पे आ जाएगा, कहीं कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा, तो 8 है और 16 है, यानी कि 8 है और इसकी वैल्यू क्या है, 16 है, तो कहीं कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो चीजें मिलेंगी ना, ये चीज, ये क्या मिलेगी, एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है ना, क्या मिलती है, सीधी स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ चलता रहता है वो लीनियर फॉर्म में बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। तो जैसे इसको बढ़ाया हमने तो ये भी बढ़ा, करंट भी बढ़ा, लेकिन ये क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो जैसे इसको घटाएंगे तो भी करंट घटेगा और ये चीज कांस्टेंट मिलने वाली है ना। तो रेजिस्टेंस वैरी नहीं करती किस पे, चाहे वो करंट हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पे वैरी नहीं करती। जैसे ग्राफ प्लॉट करके इसको समझ लेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को समझ लेंगे कि इस टेबल को आप समझ के इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, मैंने पहले ही बताया कि इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने लैबोरेटरी में, ठीक है। इसको परफॉर्म कीजिए, इस पर सारे क्वेश्चंस कीजिए, जो भी डाउट्स हो उनको क्लियरिफाई कीजिए अपने टीचर से या फिर जो भी कुछ है, जो लोग हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, है ना, मैसेंजर पे, तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स हैं। अब एक बात और कि इस पे हम थोड़ी सी चर्चा और करने वाले हैं, बट अभी जो है हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। तो अगले वीडियोस में हम लेके आएंगे क्या चीज, कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे तो दोनों फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या चीज, पीडी और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर होते हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, और वो फैक्टर क्या क्या हैं, कैसे करते हैं वो फैक्टर अफेक्ट, ठीक है। इन सारी बातों को हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।